यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो परीक्षा में पास होना चाह रहे हैं और उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र है और वो बीए सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं आने वाले दिनों में, या फिर अन्य भी चाहे बीए फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशल जो है वो सेकेंड सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए जिनकी आने वाले दिनों में परीक्षा है। आपको मैं बता दूं, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं और मैं एक वीडियो और महासंग्राम स्पेशल वीडियो, ठीक है, वो मैं आप लोगों को लेकर आने वाला हूँ, जल्द कल तक आ जाएगी। आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दो वीडियो मैं उन्हीं छात्रों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी तक परीक्षा की नामात्र की तैयारी की है, यानी कि कुछ भी तैयारी नहीं की है और उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बस दो वीडियो देख लीजिए, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी मेरे पॉइंट को आप समझेंगे, जो मेरे द्वारा बताए गए जो दिशा निर्देश हैं उनको समझेंगे, तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि लगातार पेपर हो रहे हैं और कल आज हिस्ट्री का पेपर था, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न आएंगे, वही आज परीक्षा में प्रश्न आए हैं हिस्ट्री में। उसके लिए मैं महासंग्राम एक वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा, लेकिन जो मैं आपको वीडियो ये बता रहा हूँ क्योंकि आपकी परीक्षा होने वाली है, तो उस पर हम पॉइंट रखे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट दिन बताएंगे। लेकिन आज जो है राजनीति शास्त्र के जो छात्र हैं वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, गारंटी है मज़ा आएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आपको कौन से परीक्षा में प्रश्न पढ़ के जाने हैं, आपकी परीक्षा में कौन से आने हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। पहला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, इसकी समीक्षा कीजिए, वर्णन कीजिए या समझाइए। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन आप लोगों को कुछ इस प्रकार करना है कि लासवेल, चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, मैक्स वेबर आदि जो विद्वान हैं, ठीक है, ने शक्ति को राजनीति विज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में स्वीकार किया। किस रूप में किया है? सेंट्रल सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि केंद्रीय विषय के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। कैटलिन शक्ति को सभी राजनीतिक कार्यों की कुंजी मानता है। कैटलिन शक्ति को, पावर को, सभी जितने भी राजनीतिक कार्य हैं, ठीक है, उन सभी की यानी कि कुंजी मानता है, ठीक है। लॉसवेल के अनुसार, जो कि आप सभी को मालूम कि विद्वान हैं, इन्होंने कहा है कि राजनीति व राजनीति, ठीक है, राजनीति शास्त्र व राजनीति है जो यह बताए गए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लॉसवेल के अनुसार राजनीति शास्त्र व राजनीति है जो यह बताए कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। चार्ल्स मेरियम और मैक्स वेबर ने राज्य के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलाप के अध्ययन पर बल दिया है। ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स जो मेरियम जो और मैक्स वेबर जो विद्वान हैं, इन्होंने राज्य के स्थान पर, यानी कि जैसे कि राज्य के स्थान पर मनुष्य के राजनीति की क्रियाकलाप है उस पर बल बहुत दिया है, बहुत इन्होंने उस पर योगदान दिया है, बहुत ही हार्ड वर्क किया है, ठीक है। और राजनीति को प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए किया जाने वाला संघर्ष बताया है, ठीक है, कि राजनीति के नियंत्रण के लिए, कंटिन्यू जारी रखने के लिए, ठीक है, उसमें समस्या न आने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष बताया है, संघर्ष किया है। इस प्रकार राज्य, ठीक है, इस प्रकार शक्ति राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु बना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 90% चांस इस प्रश्न के आने के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार किसका आवश्यक तत्व है। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, याद रखिएगा, 100% चांस हैं इस प्रश्न के आने के। ध्यान दीजिएगा, राज्य से जुड़ा राजनीति शास्त्र में प्रश्न 100% आएगा, ये बात को अभी से आप लोग रट लीजिए। लिखा है कि राज्य सरकार का आवश्यक तत्व है। ध्यान दीजिएगा, सरकार जो है, ठीक है, सरकार राज्य का आवश्यक तत्व है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं। पहला है निश्चित भूभाग, दूसरा है निश्चित जनसंख्या, और है सरकार और संप्रभुता। सरकार की या राज्य का वास्तविक रूप है, राज्य की तरह से कार्य का संचालन सरकार ही करती है। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन राज्य अस्थायी रूप में बना रहता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं
इससे पहले भी ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, लेकिन उसमें कुछ बीच बीच के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें सीरियल वाइज टॉप लेवल के प्रश्न हैं, ठीक है। और ये आप लोग एक समझ लिए रिवीजन क्लास है आप सभी के लिए। ये रामबाण वीडियो है कुल मिला के आप सभी के लिए, आप देखेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। आपको लगेंगे कि ये मैंने पिछले वीडियो में बताएं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से, आपकी परीक्षा में कौन से आने के चांस है, वो उस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेन पॉइंट इसमें यह है कि 4 आवश्यक तत्व हैं, लेकिन जो होता है कि सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन जो अस्थायी रूप से जो राज्य है, ठीक है, वो वहीं पर रहता है, ठीक है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के रूप में कह लीजिए कि मनुष्य तो हमेशा रहता है, उसके कर्म हमेशा याद किए जाते हैं, लेकिन जो पैसे हैं, रुपये हैं, वो आया जाया करते हैं, ठीक है। इस प्रकार समझ लीजिए, ओके। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाले क्वेश्चन ये है कि राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता पर, ठीक है, संप्रभुता पर जॉन ऑस्टिन की परिभाषा दीजिए। जो संप्रभुता है उस पर जॉन ऑस्टिन की क्या कहना है, इनकी क्या परिभाषा है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कान खोल के आप लोग सुन लीजिए। सीरियसली, मजाक कोई नहीं चल रहा है, क्योंकि इस समय पढ़ाई का टाइम है, तो कोई मजाक नहीं, सीरियस बता रहा हूँ। संप्रभुता 100% परीक्षा में आएगा, इसको रट लीजिए, आपके कम से कम नहीं तो 5 से 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे गारंटी के साथ। अभी नोट करिए नोटबुक में, ठीक है, ओके। आंसर में लिखना है कि जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए, यानी संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहा है कि यदि कोई निश्चित सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी के आदेश का पालन करने के लिए अभ्यस्त न हो और किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो ठीक है, उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्रता समाज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जॉन ऑस्टिन की परिभाषा दी है इन्होंने संप्रभुता की, जो कि आपको याद रखना है। मेन पॉइंट इसमें यही है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी के आदेश का पालन करने के लिए अभ्यस्त ना हो, ठीक है, अभ्यस्त ना हो और किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ओके। अगला प्रश्न है कि राज्य के 2 कार्य बताइए। राज्य के हालांकि बहुत सारे अनेक कार्य हैं, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 की हुई है। तो पहले कार्य की जो बात करें तो वो है बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा, यानी कि अगर बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है तो उससे राज्य की रक्षा की जाए देश की। दूसरा है कि आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। अगर राज्य में, समाज में कुछ अनहोनी हो रही है या फिर शांति व्यवस्था नहीं है, लोग उथल पुथल यानी कि कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे किसी समाज को प्रभाव पड़ रहा है या फिर एक संतुलन नहीं बना रखे हैं जो राज्य में होना चाहिए, ठीक है, तो उसको शांति बनाने में व्यवस्था करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य और कार्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता राज्य को शक्तियाँ प्रदान करती है। स्वतंत्रता जो है वो जो राज्य होता है उसको पावर, ठीक है, पावर प्रोवाइड करती हैं, पावर देती हैं, ठीक है। तो आंसर में आपको लिखना है कि स्वतंत्रता राज्य और नागरिक दोनों को शक्तिशाली बनाती है। मेन पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता राज्य और नागरिक, यानी कि जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्र जैसे फ्रीडम, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग जो लीगल है, जो संविधान के हिसाब से जो लीगल है, यू कैन डू, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो संविधान के रूल्स में है आप वो सभी अपने भारत देश में कर सकते हो, चाहे जो बिजनेस हो या फिर आप कहीं जाना चाह रहे हैं या फिर आप कोई काम करना चाह रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। तो राज्य तो स्वतंत्र है ही और साथ में नागरिक, ठीक है, यहाँ पर राज्य और नागरिक यानी कि जो व्यक्ति, समाज में जो इंसान, जो मनुष्य रह रहे हैं, नागरिक रह रहे हैं, ठीक है, दोनों को शक्तिशाली बनाती है क्या? स्वतंत्रता, ठीक है। और लिखा है कि किसी भी राज्य को अच्छा तभी समझता, ठीक है, समझा जाता है जब वह अपने नागरिकों को आज़ादी देता है। यानी अगर किसी राज्य को इस प्रकार देखा जाए कि वो किस प्रकार अच्छा काम कर रही है, किस प्रकार से वो अच्छी है, तो वहाँ पर एक मेन पॉइंट ये उत्पन्न होता है कि कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार, ठीक है, वो अच्छा तभी समझी जाती है जब वहाँ की राज्य में रहने वाली जो पब्लिक है, जो समाज है या फिर जो नागरिक हैं, ठीक है,
मनुष्य हैं, ठीक है, पुरुष हैं या फिर स्त्री हो, ठीक है, उसमें स्वतंत्रता हो, यानी कुछ भी करने की स्वतंत्रता हो। वो जो समाज, उस राज्य में जो भी नागरिक रह रहे हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से आज़ाद हों और राज्य उनको आज़ादी भी देता हो कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो रूल्स हैं, जो नियम कानून है, उसके दायरे में ही, उसके दायरे के बाहर नहीं, ठीक है। तो आप लोग कुछ उल्टा मत समझिएगा, ठीक है, कि कुछ भी कर सकते हैं, किसी का हम मर्डर कर सकते हैं, हम आतंकवाद ज्वाइन कर सकते हैं, एनीथिंग, इस तरह की बातें नहीं, जो संविधान के अंतर्गत आती हैं उनके, ठीक है, या नहीं कि संविधान के खिलाफ। तो वो उस चीज़ की स्वतंत्रता अगर राज्य दे रहा है पब्लिक को, तो इससे बढ़िया और कुछ राज्य के लिए नहीं हो सकता। इससे बढ़िया राज्य को अच्छी, यानी किसी भी राज्य को अच्छा कहने का और कोई उपाय नहीं, यानी कि ये जो मेन पॉइंट है, इसी से राज्य का नाम होता है, इसी से जाना जाता है, ठीक, कुल मिला के आप समझ लीजिए, ठीक है। और लिखा है कि लेकिन राज्य अपने नागरिकों को उतनी स्वतंत्रता देता है जितना दूसरे नागरिक की स्वतंत्रता का हनन, ठीक है, ना हो, अर्थात राज्य अपने नागरिकों को सीमित आज़ादी देता है, ठीक है। या यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट आ गया ना, तो राज्य इतनी स्वतंत्रता देती है जिससे किसी का हनन न हो, किसी की हानि ना हो, ठीक है, अर्थात नागरिक सीमित आज़ादी हो, ठीक है, सीमित, ठीक है, लिमिट। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं और आप लिख देंगे तो आपको परीक्षा में कोई फेल नहीं करेगा। वहीं पर हमारे विद्वान लास्की के अनुसार जो है, इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों से अस्तित्व पर कोई प्रतिबंध ना हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्ण वातावरण में ही मानव का सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है और मनुष्य अपने विकास की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। आज़ादी के अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है। यही कारण है कि राज्य की गणना शक्तिशाली राज्यों में होने लगती है। तो कुछ ऐसे ही मेन पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से, ठीक है, राज्यों की जो संख्या है वो, ठीक है, सॉरी, राज्यों की जो पावर होती है, जो राज्यों की कल्पना होती है, ठीक है, या उनकी अच्छी बातें होती हैं, इन्हीं कारणों से होती हैं जो कि आपको यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। यही कारण है कि राज्य की गणना शक्तिशाली राज्यों में होने लगती है, पावर में, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि आंतरिक संप्रभुता किसे कहते हैं, या फिर अर्थ बताइए। मैंने आपको पहले बता रखा, संप्रभुता से क्वेश्चन आएगा 100%। अभी से मैं बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलिएगा कि सर ने बताया नहीं, ठीक है। उत्तर में कि आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है राज्य का अपनी सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च और संपूर्ण शक्ति संपन्न होना। राज्य की सीमा के अंतर्गत कोई भी सत्ता राज्य की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती। यहीं पर अलग अलग जो विद्वान हैं इनके लोग अलग अलग परिभाषा आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्वतंत्रता का कोई दो परिभाषा दीजिए, तो पहली परिभाषा आपको यहाँ पर लिखिए, दूसरी परिभाषा यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आगे आपको चल के हम बताएंगे, ठीक है। दो परिभाषाएं हैं, ठीक है, स्वतंत्रता की, जो कि आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि राज्य के तत्व बताइए। बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न हैं जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो राज्य के जो प्रमुख तत्व हैं, पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा संगठित सरकार और चौथा संप्रभुता। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये आपके अति लघु उत्तरीय से लेकर लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शक्ति बंदूक की नली से पैदा होती है, ठीक है। पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, ओके। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। आप सभी को इसकी परिभाषा मैंने बार बार बता दी रखी है, और आप लोग को दोबारा मैं आपको एक शब्द में बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता से अभिप्राय, यानी स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति के लिए उस सीमा तक है जिस सीमा तक उस व्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा ना उत्पन्न हो। यानी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को उससे किसी भी प्रकार की बाधा या उससे किसी प्रकार की अन्य व्यक्ति को समस्या ना हो, उसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक है। बस इतना मेन पॉइंट याद रखिएगा और आगे बना के लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों के समस्त पूरा आंसर है ही, यहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रसारण, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली के 2 उदाहरण दीजिए। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा। संसदीय शासन से जुड़ा क्वेश्चन अभी से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उत्तर में लिखना है कि ग्रेट ब्रिटेन और भारत को संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, जिसमें ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली सबसे पुरानी है, उसे संसद की जननी भी कहा जाता है। वहीं इसे भारत में संसदीय शासन को ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया। अब आप सभी को मालूम हो गया होगा
कि जो संसद, ठीक है, संसद की जो जर्नी है, ठीक है, वो किसे कहा जाता है और ये कहाँ से, इसकी जो प्रणाली है वो कहाँ पे लागू हुई और सबसे पुरानी कहाँ से, क्या मामला है, कहाँ से उत्पन्न हुई है, मेन पॉइंट इसमें दिया गया है जो कि आपको याद रखना है और आपकी परीक्षा में प्रश्न फंसने ही वाला है, ठीक है, पक्का। अगला प्रश्न है कि लोक मत निर्माण के साधन बताइए। लोक मत निर्माण के लिए आप लोगों के लिए तमाम प्रकार के साधन हैं, ठीक है। लोक मत निर्माण के लिए मतलब ये होगा लोक मत, ठीक है, यानी कि लोगों का जो मत है, ठीक है, वो उन तक यानी लोगों तक पहुँचे, ठीक है, उनके जो अधिकार हैं, ठीक है, वो उनको मिले, ठीक है। तो इनके कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा इनको, ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है। पहला है मानव तत्व, दूसरा है रेडियो सिनेमा के जरिए, दूसरा है दूरदर्शन, अगला है निर्वाचन, राजनीतिक दल, समाचार पत्र और प्रेस, सार्वजनिक सभाएं, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक सामाजिक एवं आर्थिक संघ, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये लोक मत से जुड़ा क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, अभी से मैं बता दे रहा हूँ, फंसने वाला है परीक्षा में प्रश्न ये, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास के मध्य संबंध बताइए। 100% गारंटी है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, पक्का। अभी से मैं आपको रट के दे रहा हूँ और लिख के दे रहा हूँ, आएगा, ठीक है। राजनीति विज्ञान और इतिहास के मध्य संबंध याद कर लीजिएगा अच्छे से, एक एक पॉइंट, ठीक है, एक एक पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं और आपके पास भी ज़्यादा टाइम है नहीं, मुझे मालूम है आप लोग वीडियो को पूरा वैसे भी नहीं देखते हैं, लेकिन मैं अपने जो अंदर की जो कैपेसिटी है, जो मेरे अंदर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने के जो चांस हैं, ठीक है, मेरे अंदर जो भरे हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, आगे आपकी इच्छा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताइए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूची प्रणाली लिस्ट सिस्टम, ये प्रश्न आपके अति लघु उत्तर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। सूची प्रणाली लिस्ट सिस्टम, ओके। उदारवाद, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तर में ही देखने को मिल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा अति लघु उत्तर में ही। अगला प्रश्न है जो कि हाई लेवल का है कि राजनीति विज्ञान एक कला है, ये आपकी लघु उत्तर और विस्तृत उत्तर में से किसी में आ सकता है। तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान के साथ कला भी है, ठीक है। जो राजनीति शास्त्र है वो एक विज्ञान तो है ही, ठीक है, उसके साथ साथ में एक कला भी है। इस मेन पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगर आप किसी भी परिभाषा में इस पॉइंट को लिख देंगे कि राजनीति विज्ञान के साथ एक कला है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि छात्र को काफ़ी अनुभव है इसके बारे में और ये आगे भी लिखा जो होगा वो सही होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा और लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। और लिखा है कि ज्ञान का वास्तविक जीवन में प्रयोग करना ही कला है, यानी कि अगर आपके पास कोई ज्ञान है, आपके पास कोई ज्ञान है, अगर आप लोग वास्तविक, ठीक, वास्तविक जो जीवन आप लोगों का नॉर्मल जो जीवन चल रहा है उसमें उसको प्रयोग किया जाए, ठीक है, आपके जो अंदर जो कला है उसको निकाला जाए, उससे किसी को किसी मतलब कला आप दिखाएं जिससे किसी को सीख मिले या किसी को उसको बेनिफिट हो, ठीक है, तो उसको ज़रूर आप बाहर निखारें, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कला के जीवन का निरूपण और निर्माण दोनों करती है, ठीक है। जो कला होती है वो मनुष्य के जीवन का निरूपण और निर्माण, यानी कि निरूपण और निर्माण, यानी कि निर्माण का मतलब ये हो गया कि कंटिन्यू, अगर उस कला से किसी को भी प्रभाव पड़ रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी लेवल पे ले जाएगा, उच्च श्रेणी यानी कि हाई लेवल पे ले जाएगा और आपका प्रतिदिन निर्माण होता जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो कला होती है वो मनुष्य के जीवन का जो निर्माण है वो कंटिन्यू रखती है और बढ़ती ही रहती है। और यहीं पर गेटले ने राजनीति को विज्ञान एवं कला दोनों माना है, ठीक है। ब्लंट सली ने लिखा है कि राजनीति में विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है। तो अलग अलग जो हमारे समाज राजनीतिज्ञ हैं या आप लोग कह सकते हैं विद्वान हैं, इनके अलग अलग इसकी परिभाषा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एकात्मक शासन क्या है। एकात्मक शासन का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, प्रश्न में फंसने वाला है, तो इसका हम छोटा सा आपको परिभाषा देंगे कि एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें संविधान द्वारा, ध्यान दीजिएगा, वह शासन है जिसमें संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। इतना मेन पॉइंट याद रखिएगा और बाकी की जो परिभाषा है आप लोगों की समझते है ही, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। अभी तक आपने पढ़ा स्वतंत्रता क्या है, अब यहाँ पर आ रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। तो इसके जो स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो आपको निम्नवत हैं। यहाँ पर लिखा है कि नागरिकों को निम्न अधिकार मिलने, ठीक है, मिलने से लगाया जाता है। पहला है मत देने का अधिकार, ठीक है, राजनीति में स्वतंत्र है, वो मत दे सकता है, मत देने का अधिकार है, ठीक है।
और किसी को भी दे सकता है वो वोट अपना, ठीक है। अगला है कि चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार है। अगर चुनाव अगर आप लोग, ठीक है, तो उसमें का उम्मीदवार जो है वो आप हो सकते हैं, उसके लिए आपका पूरा हक है। दूसरा है कि उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का भी अधिकार है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, हाई क्वालिफिकेशन है, तो आप एक सार्वजनिक यानी कि समाज में एक अच्छा पद आप ग्रहण करने के योग्य हैं। अगर आपके अंदर वो सारी क्राइटेरिया, वो सारे गुण हैं, तो आप एक अच्छा पद जो है वो पब्लिक और जो आपके समाज में जो लोग हैं उनके माध्यम से, उनके जरिए आप लोग उस पद को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कि सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है। अगर आप एक अच्छे यानी कि अच्छे मतलब पढ़ने लिखने में हैं, अगर कम भी हैं, अगर आप स्वतंत्र हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आप किसी भी सरकार की आलोचना करने का भी आप लोगों का अधिकार है। आलोचना का मतलब ये हो गया, अगर आप कोई सरकार गलत है तो उसको गलत भी ठहरा सकते हैं, कोई सही है तो सही भी ठहरा सकते हैं, क्या अच्छा काम कर रही है, क्या बुरा काम कर रही है, उसके लिए आपको बोलने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके जो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या क्या अधिकार है। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी और आसानी भी होगा आपको समझने में, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि अराजकतावाद की कोई तो परिभाषा दीजिए। कभी कदार आ जाता, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है। चलिए इसकी परिभाषा समझते हैं, क्योंकि हाई लेवल का प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके अति लघु विस्तृत किसी में से एक में जरूर देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। उत्तर में लिखना है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को ज्ञान कहते, ठीक है, किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान में ऐसा होता है, इसलिए यह एक विज्ञान है। इसके वैज्ञानिक होने के पक्ष में निम्न तर्क दिए गए हैं। पहला है क्रमबद्ध ज्ञान, दूसरा है सर्वमान्य एवं निश्चित नियम, है विकास की निरंतरता, और डी है परिणाम एवं भविष्यवाणी, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, हाई लेवल का प्रश्न ये है। और अगला जो है ये भी हाई लेवल का प्राचीन पद्धति आएगा प्रश्न ये परीक्षा में, ठीक है, 2 नंबर का, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या भारतीय संघ की इकाई राज्य है, ये भी पढ़ लीजिएगा। और लोक कल्याणकारी राज्य के 3 कार्य बताइए। ये सारे आपके अति लघु उत्तर में देखने को ज़्यादा चांस है, ठीक है, इन प्रश्नों के। अगला है कि बाह्य संप्रभुता का क्या अर्थ है, ये आपको मैंने भी बताया था। और अध्यात्मात्मक शासन की विशेषता, इतना इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ना चाहे पढ़ भी सकते हैं। अगला है कि भारत में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो यानी कि जो राज्य है और जो केंद्र है उसके बीच जो पावर है उसके बीच क्या विभाजन है, क्या डिवाइडेशन है, क्या पावर इसकी है, क्या केंद्र की है, क्या सरकार की, वो इसके अंतर्गत आपको जानने को मिलेगी। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है ये, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला है। इस पॉइंट को अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा और आंसर आप लोगों के समझते इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्णता किसका आवश्यक तत्व। ये हाई लेवल का संपूर्णता से जुड़ा क्वेश्चन है कि ना, एक नहीं कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे संपूर्णता से जुड़े, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो आप लोगों के समझते हुए राज्य की उत्पत्ति की सबसे प्राचीन सिद्धांत, अभी रट लीजिए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा 100% गारंटी के साथ। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत, ठीक है, दैव उत्पत्ति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया, उसी ने इस धरती पर राजा को शासन करने के लिए भेजा, अतः नागरिकों को राजा के आदेश का पालन करना चाहिए। ये हाई लेवल का प्रश्न आने वाला परीक्षा में, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न आप लोग पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, दवा इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की कोई 2 परिभाषाएं बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है समाज के प्रमुख सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शक्ति सिद्धांत, हाई लेवल का प्रश्न है। उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा संबंध, ठीक है, शक्ति, ये प्रश्न आएगा 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। सारे प्रश्न जो बताए हैं, 40 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, 40 में से जो मैंने आपको 25 से 30 प्रश्न जो बताए हैं, ठीक है, 40 तो हैं इसमें प्रश्न, ठीक है, जो 35-40 हैं करीब, ठीक है। तो इसमें से जो मैंने आपको 20 से 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट बताए हैं जो कि हाई लेवल के हैं, उनको आप पढ़ के जाएंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं करने वाला है। और हाँ, एक वीडियो आपकी और भी आने वाली है महासंग्राम, वो कल तक आ जाएगी। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे और क्वेश्चन और आंसर अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई भी फेल आपको नहीं कर सकता, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। पेपर देकर आइएगा तो आप बोलिएगा मुझे कि जो प्रश्न आपने बताए आए फिर नहीं आए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।